बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ मशहूर तवाइफा थी, मगर मेरे जन्म लेते ही अब्बा ने उन्हें तलाक दे दी और मुझे चाची के हवाले करके खुद परदेश चले गए। मुझे हर मर्द बुरी नज़र से देखता था क्योंकि मैं तवाइफा की बेटी थी। एक रात चाची ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं रोती हुई एक झुग्गी में चली गई जहाँ सिवाय टूटी चारपाई के कुछ न था। मैं डर कर वहीं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरे पांव रस्सी से बंधे थे और सामने 300। जो ही रात के 12 बजे मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा था। मुझे जैन ने अपने कमरे में बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि वो कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। मैं भी चाहती थी कि जैन से एक बार दो टोक बात कर लूं ताकि दिल में उठने वाली खुशफहमियों को दवाम मिल सके। मगर मैं चाची से खौफजदा थी। मेरी चाची किसी जल्लाद से कम नहीं थी। वो तो मुझे अपने बेटे जैन के करीब भी भटकने नहीं देती थी क्योंकि चाची को लगता था कि मैं भी अपनी माँ की तरह औबाश हूँ। मैं भी लड़कों को फांसने का हुनर जानती हूँ, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं एक बहुत ही डरपोक सी लड़की थी। मैं उठकर कमरे में टहलने लगी थी। ये सोच सोच कर दिमाग फट रहा था कि क्या मुझे जैन के कमरे में जाना चाहिए। दिल ने 1000 मर्तबा हामी भरी थी, मगर जैसे ही मेरी आंखों के सामने चाची का चेहरा आता तो दिल एकदम से घबरा जाता था। आखिर मैंने यही फैसला किया था कि मैं जैन के कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं ये फैसला करके अपने बिस्तर पर ढह गई थी। मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। दिल में बहुत से शिकवों ने सर उठाया था, मगर ये समझ नहीं आता था कि किसको मुखातिब करके दोष दूं, अब्बू को या अम्मी को। दरअसल मैंने अपनी अम्मी के मुतालिक ये सुन रखा है कि वो अपने ज़माने की मशहूर तरीन तवाइफा थी। अब्बू को वो अच्छी लगने लगी तो जालिम समाज से भिड़कर वो अम्मी को ब्याह लाए थे। अब्बू ने सोचा था कि अम्मी के संग जिंदगी फूलों की सेज की तरह गुजरेगी, लेकिन उन्हें माशरे की तरफ से बहुत ज्यादा मुजाहिमत का सामना करना पड़ा था। जिस दिन मेरी पैदाइश हुई तो घर में कोहराम बर्पा हो गया था। दादी ने मुझे अम्मी से छीन लिया था। वो बोली, ये बदकिरदार औरत मेरी पोती की परवरिश नहीं करेगी, ये इसे भी अपने जैसा बना लेगी। अब्बू भी दादी के हमजबान हो चुके थे। अब्बू शायद जैसे किसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने अम्मी को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अम्मी उनकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे मेरी बेटी की शक्ल तो देखने दो, लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी थी। उस दिन अब्बू ने मुझे चाची के सुपुर्द कर दिया था। अब मेरी परवरिश की जिम्मेदारी दादी और चाची पर आ गई थी। अब्बू खुद तो हर चीज से लाताल्लुक होकर बैरून मुल्क चले गए थे। दादी भी कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गई थी, लेकिन अब्बू फिर भी वापस नहीं आए थे। जब मैंने होश संभाला तो खुद को जल्लाद सिर्फ चाची के सुपुर्द पाया था। चाची मुझसे घर भर के काम करवाती थी, मुझसे बहुत ज्यादा नफरत भी करती थी। उनका बेटा जैन मुझसे 2 बरस बड़ा था और वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। चाची को इस बात का इल्म हो चुका था, इसीलिए वो मुझ पर बहुत कड़ी निगाह रखती थी। मेरी माँ अगर तवाइफ थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था जो मुझे तरह तरह के ताने दिए जाते थे। अब्बू ने कभी पलटकर एक फोन तक नहीं किया था। मेरा माहाना खर्च चाची को भिजवा दिया करते थे। चाची 1000 रुपए का नोट मेरी हथेली पर रख दिया करती थी और कहती थी कि बाकी के पैसे मैंने घर के राशन में डाल लिए हैं, आखिर तुम भी इसी घर में खाती पीती हो। और जहां तक कपड़ों की बात है तो वो मुझे अपनी बेटियों की उतरन पहनने को दिया करती थी। मैं बहुत ज्यादा हसीन थी, मगर सारा सारा दिन घर के काम करते रहने की वजह से और खस्ता हाल कपड़े पहनने की वजह से मेरा हुस्न दबने लगा था। जैन मुझे पसंद करता था, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत पहले हो चुका था। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर जैन ने मुझसे शादी कर ली तो मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। चाची मुझ पर सख्ती करना छोड़ देंगी, जबकि जैन की बहनें जब मुझे भाभी के रूप में देखेंगी तो मेरी इज्जत करेंगी। ये सब बातें सोचते सोचते मैं सो गई थी। सुबह भी तब आंख खुली जब मुझे कुछ गीला गीला महसूस हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सामने का मंजर देखकर मेरा दिल 100 किरचियों में बढ़ चुका था। मेरी कजन फारिया पानी का जग मुझ पर उंडेल चुकी थी। वो निहायत गुस्से से बोली, तुम्हें इल्म नहीं है क्या? मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है और तुम मेरे लिए नाश्ता बनाने की बजाय नींद के मजे लूट रही हो। मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे। इतनी देर में जैन भी कमरे में दाखिल हो चुका था। जब उसने ये सब कुछ देखा तो फारिया को डांटने लगा था। वो गुस्से से बोला, फारिया तुम्हें तमीज नहीं है क्या? इस तरह की फजूल हरकत करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। जैन का शोर सुनकर चाची भी मेरे कमरे में आ चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि अब वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगी। जैन बोला, अम्मी आप इस बदतमीज को समझा ले कि ये इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाए। हम ना इसकी कजन है, इसकी जर खरीद गुलाम नहीं है जो ये इस तरह की हरकतें करने में मसरूफ है। चाची एकदम गुस्से से बोली, फारिया माफी मांगो हमना से, जल्दी करो। जहां मैं सजदा रह गई थी वहीं पर फारिया भी हक्का बक्का खड़ी अपनी वालदा को देख रही थी, क्योंकि आज से पहले चाची ने हर गलत हरकत पर
अपनी बेटियों की साइड ही ली थी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को मेरे साथ बुरा सलूक करने से रोका नहीं था। फारिया ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरा और फिर सॉरी कहकर बाहर निकल गई थी। उन दोनों की जाते ही जैन बोला, हमना, मैंने कल रात तुम्हें बुलाया था, तुम मेरी बात क्यों सुनने नहीं आई? मैंने उससे माजरत कर ली थी और वादा कर लिया था कि आज रात मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी बका जैन के साथ मुंसलिक होने में ही है। अगर जैन मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की सर्दो गर्म से डरने की जरूरत नहीं है। जैन अपने ऑफिस चला गया था। मेरी कजन्स अपने स्कूलों कॉलेजों में चली गई थी, जबकि मैं थी और घर के काम थे। चाची खुद तो बन ठन कर घर से निकल जाया करती थी, फिर कभी किसी पड़ोसन के घर जाती तो कभी किसी पड़ोसन के। मैं जब घर के कामकाज करके थक जाती तो चाची की तीनों बेटियां भी घर वापस आ जाया करती थी और फिर मुझे उन्हें खाना देना पड़ता था। मगर मजाल है जो कभी उन्हें मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना पसंद आया हो। वो 100 कीड़े निकाला करती थी। दिल तो चाहता था कि उनसे कह दूं कि अगर मेरे हाथों से बनाए हुए खाने से इतना ही मसला है तो खुद बना लिया करें, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने कभी ऐसा कह दिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हर शाम की तरह आज भी जैन मेरे लिए सबसे छुपाकर बर्गर लाया था। मैं सारा दिन किचन में ही रहती थी, इसीलिए कभी किसी को इल्म नहीं हुआ था कि जैन सबसे चोरी चोरी मेरे लिए चीजें लाता है। मैं घर के काम निपटाकर अपने कमरे में गई तो रात के 10 बज चुके थे। मुझे 12 बजे जैन के कमरे में जाना था। मैं एक एक लम्हा गिन गिन कर काट रही थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैं चाहती थी कि आज जैन मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, फिर मैं एक लम्हे की भी ताखिर के बिना ही हाँ कह दूंगी कि जैन मुझसे शादी कर ले। जो ही रात के 12 बजे मैं बहुत चोरी छुपे जैन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही जैन खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। बोला, मैं तो समझा था कि तुम आज भी नहीं आओगी। शुक्र है कि तुम आ गई हो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाता। मैं मुस्कुरा दी थी। जैन, जो भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मुझे चाची से बहुत खौफ आ रहा है। जैन बोला, हमना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूं। हमना, मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूं। मैंने तुम पर होने वाले मजालिम को बहुत करीब से देखा है। मैं चाहता हूं कि बस जल्दी से हम दोनों की शादी हो जाए, ताकि मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं, तुम्हारी तरफ उठने वाले हाथ को तोड़ दूं। जैन की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, जैन, क्या तुम सच कह रहे हो? जैन ने इस बात में सर हिला दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, जैन के कमरे का दरवाजा बजने लगा और चाची की आवाज सुनाई दी। चाची बोली, जैन, जल्दी सी बाहर आओ, हम ना अपने कमरे में नहीं है। वो हर रात कहीं चली जाती है। मैं पिछले 2 हफ्तों से उसकी हरकतें देख रही हूँ। वो रात को अपने कमरे से गायब हो जाती है और फजर की अजान से पहले घर वापस आ जाती है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो, देखें तो सही कि आखिर वो जाती कहाँ है। क्यों हमारी इज्जत को खाक में मिला रही है। आज उसे रंगे हाथों पकड़ना है। ये बेबुनियाद इल्जाम सुनकर मेरा दिल घबरा गया था। तभी जैन ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया और बोला, अम्मी, हम ना मेरे कमरे में है। आपको बिला वजह कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगा था कि चाची मुझे जैन के कमरे से बरामद करके जमीन और आसमान सर पर उठा लेंगी, मगर उनके चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान फैल गया था। वो बोली, जैन, ये यहाँ होती है? उफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बहुत परेशान थी कि ये हर रात कहाँ जाती है। जैन, अगर तुम्हें हमना पसंद है तो बता दो। बेटा, यूं रात के अंधेरे में मिलना अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बाकिरदार है, मगर शैतान के बहकावे में आने में ज्यादा देर नहीं लगती। जैन बोला, जी अम्मी, मुझे हमना अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने आज इसे अपने कमरे में बुलाया था, ताकि मैं इसकी मर्जी जान सकूं कि क्या ये मुझे पसंद करती है या नहीं। चाची बोली, जैन, आज बुलाया है या हर रात बुलाते हो? अपनी माँ से कुछ मत छुपाओ। मैं लरजने लगी थी। मैं चाची की गेम समझ गई थी। वो यकीनन किसी और ही चक्रों में थी। इतनी देर में जैन की तीनों बहनें भी कमरे में आ गई थी। फारिया बोली, अच्छा, तो जैन भैया, मैं भी कहूँ, आप हमना की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो मोहब्बत परवान चढ़ाई जा रही है। ये हमना भी कितनी घुन्नी है, पिछले 2 हफ्तों से आपसे मिलने आती रही है और हमें इसने कानो कान खबर भी न होने दी। कल रात जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने 11 बजे हमना को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था और फिर सुबह फजर की अजान के बाद ही ये लौट कर अपने कमरे में आई थी। जैन ने जल्दी से नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, हमना तो आज पहली दफा मुझसे मिलने आई है। चाची मुझे घूर कर बोली, अच्छा, तो फिर बता हमना, तुम हर रात कहाँ जाती हो? मैं सारा खेल समझ चुकी थी, इसीलिए जल्दी से जैन से बोली, जैन, ये सब तुम्हें मुझसे मुतनफिर करने के लिए कर रही हैं। मैं आज से पहले कभी रात के वक्त कमरे से निकलकर नहीं गई। मैं तो आज भी आने से डर रही थी, क्योंकि मुझे चाची का पता था। चाची बहुत जालिम औरत है। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। चाची बोली,
सुन रहे हो ना जैन? जैन बोला। सब कुछ सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जैन की आवाज में इस कदर सर्दमहरी थी कि मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। फिर जैन मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, हमना, तुम भी अपनी माँ जैसी ही निकली ना। वो तो बदकिरदार थी ही, तुम भी उसी की तरह बदकिरदार निकली। मुझे घिन आ रही है अपने वजूद से कि कभी मैंने तुम्हें भी चाहा था। मैं जैन की बातें सुनकर रोने लगी थी, जबकि चाची और उसकी बेटियां शेर हो गई थी। चाची बोली, हमना, मैं मजीद तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी भी जवान बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे बुराई की तरगीब लें, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ। चाची मुझे हाथ से पकड़कर खींच रही थी। मैं रोने लगी और बोली, चाची, खुदारा मेरा जरा एहसास करें। मैं जवान जहां लड़की रात के इस पहर कहाँ जाऊंगी? चाची बोली, जहां पर रोज जाया करती थी। वो मुझे घसीटते हुए गेट के पास ले जा चुकी थी। मैंने जैन को पुकारा और बोली, जैन, तुम ही मुझे बचा लो। वो डटाई से बोला, मुझे तुम जैसी बदकिरदार लड़की की जरूरत नहीं है। जैन के ये अल्फाज मेरे वजूद पर चाबुक की तरह पड़े थे। मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोली, अच्छा हुआ जैन, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। तुम भी अपने ताया अब्बू की तरह कमजोर और मतलब परस्त निकले। जिस तरह मेरा बाप अपने प्यार से मुकर गया, तुम भी मुकर गए। तुमने ये सब अपने ताया अब्बू से विरासत में हासिल किया है। अल्लाह पूछेगा तुम दोनों को। मैं अभी और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर चाची ने मुझे घर से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी मेरे साथ ये खेल भी खेलेगी। मैं बेआसरा तो पहले से थी, अब बेघर भी हो गई थी। मुझे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर तो छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं है, तो फिर मैं कैसे महफूज रह सकती थी? मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं अल्लाह को पुकार रही थी कि अल्लाह, मेरी इज्जत और मेरी जान की हिफाजत करना। ये दुआएं करती करती मैं सड़क पर चलने लगी थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। मुझे इल्म नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, इसीलिए मैं चलती रही। मैं सड़क के साथ साथ चल रही थी जब मैंने एक ढलवान देखी थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर उतर जाती हूँ, कम से कम रात तो अच्छी गुजर जाएगी। सुबह यहाँ से निकलकर अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। मैं नीचे उतर आई थी। मुझे वहां दूर से एक रोशन मशल नजर आई थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर आबादी का गुमान होता है, इसीलिए मैं नीचे चलती रही। मैं इस तरह के इलाके में चलने की आदी नहीं थी, इसीलिए मेरा जूता टूट गया था और पैर जख्मी हो चुके थे। आखिरकार मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गई थी। मेरे सामने एक झुग्गी थी। मैं उसमें दाखिल हो गई तो वहां पर एक चारपाई के सिवा कुछ नहीं पड़ा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरे मेहरबान रब ने मेरे लिए यहाँ पर इंतजाम कर दिया है। मैं उस पर लेटकर सो गई थी। सुबह जब आंख खुली तो सर में बेतहाशा दर्द था। मैं अंगड़ाई लेने लगी तो महसूस हुआ जैसे पांव से कुछ बंधा हुआ है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी और सामने का मंजर देखकर तो मेरी खौफ से जान ही निकल गई थी। मेरे पैरों को रस्सी से बांध दिया गया था और मेरे सामने तकरीबन 300 से भी ज्यादा लोग खड़े थे। अजीबो गरीब होलिये वाले, अजीब अजीब लिबासों वाले। उनकी चमड़ियां धूप की वजह से जल चुकी थी। वो सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे के तासुरात से साफ पता चल रहा था कि वो मेरी मौजूदगी की वजह से परेशान है और बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं उनको देखकर समझ गई थी कि वो कबायली लोग हैं जो जंगलात वगैरह में रहा करते थे। मैं बोली, तुम लोगों ने मुझे कैद क्यों किया है? एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और उसने मुझे इशारे से ये बात समझा दी कि वो मेरी बात नहीं समझ पा रही थी, जबकि मुझे उनकी जबान समझ नहीं आ रही थी। हमने एक दूसरे को इशारों के जरिए अपनी बात समझाई थी। उन लोगों ने मुझे इसलिए कैद किया हुआ था क्योंकि वो मुझसे खाइफ थे कि मैं कहीं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने उन्हें इशारों से ये बात समझा दी थी कि मैं तो खुद यहाँ अपनों से छुपती छुपाती आई हूँ। मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई इशारों से ही समझा दी थी। मैंने उन लोगों की आंखों में अपने लिए आंसू देखे थे। मेरी बात पर उन्हें न जाने कैसे यकीन आ गया था। एक औरत मुझे अपने साथ ले गई। उसने मुझे रहने को जगह दे दी। उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। वो अजीब से लोग थे। नहरों से पानी पीते थे, जंगल से ही अपनी खुराक हासिल करते थे, हर किस्म की टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे। मुझे उन लोगों की जिंदगी बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैं उनके साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरता गया और मुझे उन लोगों के साथ रहते हुए 6 माह का अरसा बीत गया। इस दौरान मैं उनकी जबान समझने लगी थी और वो भी मेरी बातों को किसी हद तक समझ जाया करते थे। हम में बहुत हम आहंगी पैदा हो गई थी। एक दिन मुझे उन कबायली लोगों में कुछ बेचैनी सी नजर आई थी। मैंने वजह पूछी तो मुझे एक लड़की ने बताया कि तुम जैसे चंद लोग हमारे इलाके में आ गए हैं। उनके हाथों में अजीब सी चीजें हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी जासूसी को आए हैं। ये बात सुनकर मैं बेहद खौफजदा हो गई थी, क्योंकि ये कबायली लोग अब मेरी फैमिली बन चुके थे। मैं उन्हें अजियत में नहीं देख सकती थी। तब मुझे उनके सरदार ने अपने खैमे में बुलाया था। वो बोले, हमारे लोगों को तुम पर शक है कि तुमने यहाँ पर रहते हुए अपने लोगों को हमारी मुखबरी की है,
इसीलिए वो यहाँ पर हमारी जासूसी करने आए हैं। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और उन्हें इशारों से समझाने की कोशिश की थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उनकी हर मुमकिन मदद करूंगी। यूं ही करते करते शाम के वक्त अचानक जंगल से हू हू का शोर उठा था। ये लोग इस किस्म की आवाजें उस वक्त निकालते थे जब उन्हें बहुत बड़ी फतह नसीब हुई हो। मैं और चंद दूसरी औरतें उस जानिब बढ़ने लगी थी जहां से ये आवाजें आ रही थी। आगे जाकर जो मंजर देखा वो बहुत खौफनाक था। 3 लड़के थे जिन्हें उन कबायली लोगों ने रस्सियों से बांध रखा था और उनके कैमरे उनसे छीन कर दूर जगह पर रख दिए थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उन तीनों लड़कों को मुखातिब करके बोली, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उन लड़कों का हेड बोला, हम तीनों एक न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं। कुछ अरसा कबल हमें ये खबर मिली थी कि हमारे आसपास चंद कबायली लोग रहते हैं, इसीलिए हम पिछले कई महीनों से इन लोगों को ढूंढ रहे थे ताकि इनका इंटरव्यू कर सकें। लेकिन आज जब ये लोग हमें मिले तो इन्होंने हमें पहले खूब मारा और अब रस्सियों से बांध दिया है। मैंने उनकी सारी बात सरदार को बता दी थी। उन्होंने हुक्म दिया कि इन लड़कों की रस्सियां खोल दी जाए। सरदार बोला, हम बाहर की दुनिया से रूपोश रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मुतालिक किसी को इल्म हो और हमारी सुकून भरी जिंदगियां खराब हो जाएं। उन्होंने उन लड़कों से इजाजत लेकर उनके कैमरे तोड़ दिए थे और उन्हें उस कैद से रिहाई शर्त पर दी थी कि वो कोई भी खबर उनके मुतालिक नहीं लिखेंगे। मैंने उन 3 लड़कों की जान बचाई थी, इसीलिए उनका बॉस जाने से पहले मेरा शुक्रिया अदा करने आया था। उसने मेरे मुतालिक पूछा तो मैंने उसे अपनी मुकम्मल दास्तान सुना दी थी। वो लड़का बोला, हमना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जॉब भी दूंगा और तुम्हारी रिहाइश का भी इंतजाम करूंगा। मैं उन कबायली लोगों का शुक्रिया अदा करके उन लड़कों के साथ रुखसत हो गई थी। मैंने 2 माह फहमीद के न्यूज चैनल में काम किया था और फिर मुझे फहमीद ने प्रपोज कर दिया था। वो बोला, तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो मेरे माजी से बखूबी वाकिफ था, मगर फिर भी उसने मुझे अपना लिया था। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने फहमीद से शादी कर ली। फहमीद एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित हुआ था। शादी के 2 साल बाद भी वो मुझे अपनी महबूबा की तरह ही रखता है, मुझ पर जान निछावर करता है। अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी अता कर दिया है। अब मेरे पास सब कुछ है। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी जैन से नहीं हुई। शादी के बाद भी वो मुझे चाची के मसालिम से निजात दिलाने में नाकाम ही रहता, क्योंकि वो कानों का कच्चा था। वो शादी के बाद भी मुझे छोड़ सकता था और फिर मेरी औलाद का भी शायद वही अंजाम होता जो मेरा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझसे बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाज दिया है। आज मेरे घर में नौकर चाकर है, मोहब्बत करने वाला शौहर है, अपनी औलाद है, मेरी छोटी सी फैमिली है और मुझे जिंदगी से और क्या चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।